पहले बात करेंगे लखीमपुर हिंसा को लेकर, जहां के आरोपी आशीष मिश्रा को पेशी के लिए पुलिस ने दूसरा नोटिस चस्पा किया है। आज सुबह 11 बजे तक का उन्हें वक्त दिया गया है। उधर कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू किस पीड़ित परिवार के घर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लखीमपुर में एक बार फिर इंटरनेट सेवाओं को बंद क्यों कर दिया गया। लखीमपुर कांड जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को दिखाते हैं टॉप 9 लखीमपुर के रण में। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के घर पर एक और नोटिस चस्पा कर दिया गया है। दोबारा नोटिस भेजकर उन्हें आज सुबह 11 बजे तक क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि आज पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ नियमों के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आशीष मिश्रा शुक्रवार को पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू आज लखीमपुर खीरी पुलिस लाइंस में क्राइम ब्रांच टीम के सामने पेश होगा। सूत्रों के मुताबिक आशीष मिश्रा बीमार है और पुलिस से पेश होने के लिए समय मांगा था, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आज हाजिर न होने पर अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान मौत मामले के बाद मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पत्रकार रमन कश्यप के घर भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक मैं धरने पर बैठा रहूंगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी शुक्रवार शाम को लखनऊ पहुंचे। यहां वो सीएम योगी के साथ होने वाली बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हिंसा को कुछ उपद्रवियों ने किसान के वेश में घटना को अंजाम दिया। सरकार निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश लखीमपुर खीरी सहित कई मुद्दों को लेकर एक बार फिर योगी सरकार को घेरते दिखेंगे। लखीमपुर में सियासी दौरे से आरोपियों के परिवार नाराज हो गए हैं। हिंसा में मारे गए शुभम मिश्रा के पिता विजय मिश्रा का कहना है कि मेरे बेटे के अलावा भी 2 लोगों को पीट कर मार डाला गया। हमें भी इंसाफ चाहिए। मैंने भी बेटा खोया है और मेरे घर कोई क्यों नहीं आया। हमें इंसाफ दिलाने की कोई बात क्यों नहीं करता। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद तनाव के चलते शुक्रवार को जिला प्रशासन ने एक बार फिर जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। प्रशासन ने अभी ये तो नहीं बताया है कि इंटरनेट सेवा कब तक के लिए और क्यों बंद की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा से शनिवार को पुलिस पूछताछ करने जा रही है, जिसके चलते प्रशासन ने ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी की कोर्ट में दोनों आरोपियों लवकुश और आशीष पांडे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले कल पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था। घटना में नामजद आशीष मिश्रा के साथ 6 अन्य आरोपियों के भी नाम सामने आए थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में संयुक्त किसान मोर्चा 12 अक्टूबर को शहीद किसान दिवस मनाएगा। मोर्चा ने लोगों से अपील की है कि इस दिन मंदिर गुरुद्वारों में प्रार्थना सभा करें और अपने घरों के बाहर 5 मोमबत्ती जलाएं। 18 अक्टूबर को किसान बड़े स्थल पर रेल रोको कार्यक्रम करेंगे। प्रधानमंत्री कब करेंगे कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होगी। आतंकवाद के खात्मे पर इन दोनों के बीच बात होगी और आज कहां पर दायर होगी आर्यन खान की जमानत याचिका। देश की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ करने आएंगे। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरख सर्किट हाउस में कुशीनगर के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ तैयारी बैठक की। इसी दिन श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी कुशीनगर आएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं में घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। कश्मीर में पिछले 48 घंटे में 5 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में आतंकियों ने अब तक 28 लोगों की हत्या की है। पंजाब के फिरोजपुर की नमक मंडी में हुए धमाके के केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जलालाबाद में हुए बाइक ब्लास्ट कांड के आरोपी सुखा ने ही फिरोजपुर की नमक मंडी में दुकान को ब्लास्ट कर जला दिया था। सुखविंदर उर्फ सुखा को पुलिस की ओर से प्रोडक्शन वारंट पर फिरोजपुर लाया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद जल्द ही कई बड़े खुलासे करेगी। क्रूज ड्रग केस में आरोपी शाहरुख के बेटे आर्यन सहित दूसरे आरोपियों की ओर से आज मुंबई सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की जाएगी। याचिका पर दोपहर बाद सुनवाई हो सकती है। इससे पहले कल किला कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और परमवीर सिंह के 100 करोड़ वसूली मामले में सीबीआई आज महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे और चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे का बयान दर्ज करेगी। राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार ने सीबीआई से मुख्य सचिव और डीजीपी का बयान मंत्रालय में ही दर्ज कराने की मांग की है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन आज से भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो यहाँ पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगी। दोनों देश हरित सामरिक गठजोड़ के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। डेनमार्क की पीएम कल ताज का दीदार करने के लिए आगरा जाएंगी।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर मिशन 2022 का विधिवत शंखनाद करेंगी। मायावती लखनऊ में लाखों की भीड़ जुटाकर विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती हैं। ऐसे में उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 1000 कार्यकर्ताओं को लखनऊ आने का टारगेट दिया है। आरजेडी की बिहार उपचुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट के बाद लालू परिवार में विवाद हो गया है। बड़े बेटे तेज प्रताप ने लिस्ट में अपना और परिजनों का नाम शामिल न होने पर ट्वीट कर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि मेरा नाम रहता न रहता, लेकिन मां और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। 17 अक्टूबर से यूएई और ओमान में शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप से पहले आज बीसीसीआई और सिलेक्टर्स की मीटिंग होगी। वर्ल्ड कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। आईसीसी के नियमों के हिसाब से टीम में 10 अक्टूबर तक बदलाव किए जा सकते हैं। बैठक में कप्तान विराट कोहली, उप कप्तान रोहित शर्मा, हेड कोच रवि शास्त्री भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज क्या है कार्यक्रम। अवैध धर्मांतरण का आरोपी 6 दिन की एटीएस रिमांड पर और कहां से गिरफ्तार हुआ 17 से ज्यादा हत्याओं का आरोपी। राज्य की तमाम अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जनता दर्शन के बाद सीएम कोविड को लेकर टीम 9 के साथ अहम बैठक करेंगे। इसके अलावा आज सीएम और कानपुर क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उस दौरान इलाकों के विकास कार्यों की समीक्षा पर चर्चा होगी। आरएलडी नेता जयंत चौधरी आज आगरा के चाहरवाटी महाविद्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे जयंत चौधरी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान किसान आंदोलन, किसान बिल, लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सरकारों पर हमले की तैयारी है। वहीं बिहार में एनडीए की सहयोगी पार्टी वीआईपी भी अब यूपी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने जा रही है। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड सरफराज अली 6 दिनों के एटीएस की रिमांड पर है। लखनऊ के एनआईए एटीएस कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के बाद रिमांड को मंजूरी दी। वहीं पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये गैंग धर्मांतरण के उद्देश्य से जाल में फंसाकर लाई गई युवतियों के साथ लिव इन रिलेशन में रहने के लिए संप्रदाय विशेष के युवकों को आर्थिक मदद भी दे रहा था। दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी थाने में कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर डिस्ट्रिक्ट लाइन भेजा गया है। इनमें एएसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिलाकर कुल 19 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। पुराने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामलों की विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर डीसीपी साउथ ईस्ट ईशा पांडे ने ये कार्रवाई की। यूपी एसटीएफ और ग्रेटर नोएडा की थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने 17 से ज्यादा हत्या की वारदातों को अंजाम देने वाले नवीन जाट नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। नवीन गदर के नाम से अपना गैंग चलाता था। एसटीएफ के खुलासे के मुताबिक नवीन अपने दुश्मनों को पानी में डुबोकर मारता है और उसका ये स्टाइल दूसरे अपराधियों से बिल्कुल अलग है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्नेचर्स का आतंक है। बाइक सवार झपटमारों ने 1 घंटे में 2 वारदातों को अंजाम दिया। दोनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बाइक सवार बदमाश महिला और युवक से मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की जाँच में जुटी है। मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में आरे कॉलोनी के पास तेंदुए ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले की सूचना पुलिस और वन विभाग को दे दी गई है। पिछले करीब 1.5 महीने में तेंदुआ 5 से ज्यादा लोगों पर हमले कर चुका है। तेलंगाना के हैदराबाद के कई हिस्सों में देर रात तेज बारिश हुई। शहर के वनस्थलीपुरम इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई जगहों पर गाड़ियां डूबी दिखाई दी। आईएमडी हैदराबाद के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान हैदराबाद सहित तेलंगाना के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। श्रद्धालु आज मां दुर्गा के चंद्रघंटा और कुष्मांडा रूप का पूजन कर रहे हैं। श्रद्धालु माता की स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्रि में माता की 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्त माता के दर्शन कर उनसे अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। पाकिस्तान की बड़ी साजिश कैसे हुई नाकाम। पुलिस टीम पर हमला करने वाले कितने आतंकी ढेर। क्या जिनपिंग को सता रहा है तख्ता पलट खतरा। चालबाज चीन की नई हेराफेरी क्या है और कंगाल पाकिस्तान की नई ख्वाहिश क्या है। दुश्मन देशों की साजिश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नातीपोरा इलाके में कल आतंकियों ने पुलिस की एक टीम पर फायरिंग की। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया, जबकि दूसरा मौके से फरार होने में कामयाब रहा। मारे गए आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। अफगानिस्तान की सत्ता पर जब से तालिबान काबिज हुआ है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बड़े षड्यंत्र की कोशिश में जुटी है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टियां तालिबान राज को आधिकारिक मान्यता देने की मांग कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इस्लामाबाद को तालिबान शासन को मान्यता देने में देर नहीं करनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए दुनिया भर में लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है।
दुनिया की जिंदगी खतरे में डालने वाले जिनपिंग के दिन भी अब गिने चुने ही रह गए हैं। चीनी एक्सपर्ट रॉजर गॉर्सेटे के मुताबिक जिनपिंग जल्द ही सत्ता से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लेवल के 2/3 से अधिक अधिकारी और नेता लोकतंत्र और मानवाधिकार की बहाली चाहते हैं। इस बीच जिनपिंग की खराब सेहत की भी खबरें आ रही हैं। चीन दुनिया के शीर्ष संगठनों के प्रमुखों पर दबाव बनाकर आंकड़ों में हेराफेरी कराता है। IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जियो पर भी चीन को फायदा पहुंचाने का आरोप है। वे कार्यकारी बोर्ड के सामने पेश भी हुई हैं। हालांकि एक दिन बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि आरोप लगाने वाली घटनाओं में सटीक जानकारी नहीं दी गई है। दुनिया भर में अपनी साजिश का जाल बुनने वाले चीन और पाकिस्तान के लिए एक साथ बुरी खबर आई है। चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में 31 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं पाकिस्तान में गैस संकट की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि लिक्विड नेचुरल गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। चीनी मंसूबों को मात देने के लिए पीएम मोदी दुनिया भर के नेताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। मोदी ने कल जापान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से फोन पर बात की। किशिदा के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी और उनके बीच ये पहली बातचीत है। अपनी आवाम की भलाई भूलकर पड़ोसी देशों के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले पाकिस्तान को IMF ने एक और बड़ा झटका दिया है। उसने नया कर्ज देने के पहले अपने देश में बिजली की दरें बढ़ाने की शर्त रखी है। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है और $1 का मूल्य 171 पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज है, लेकिन सैन्य हथियार खरीदने की होड़ में लगा हुआ है। अब पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स ने रूस का खतरनाक टैंक BTR-82A खरीदने की ख्वाहिश जताई है। ये दावा रूस की सेना की तरफ से किया गया है। एक बयान जारी करते हुए कहा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास के बाद पाकिस्तान ने टैंक खरीदने की इच्छा जताई है। अफगानिस्तान की मस्जिद में बम धमाके में कितने लोगों की मौत हुई, कौन है इस ब्लास्ट के गुनहगार, तालिबान राज में कैसे परेशान है अवाम और अफगान जनता का पेट भरने का दुनिया का प्लान क्या है। अफगानिस्तान के संकट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 तालिबान हॉरर। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी कुंदुज प्रांत में कल एक शक्तिशाली आत्मघाती बम हमले में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। आतंकी संगठन ISIL ने हमले की जिम्मेदारी ली है और 300 लोगों की मौत का दावा किया है। उसने आत्मघाती हमलावर का नाम मोहम्मद अल उइगरी बताया है। कल दोपहर में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में ये बम धमाका हुआ। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि धमाके के बाद मस्जिद में हर जगह लाशें बिछी हुई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से इस्लामिक स्टेट ने हमले तेज कर दिए हैं। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने वाले तालिबान को आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट की ओर से लगातार चुनौती मिल रही है। आने वाले दिनों में ये हमले और तेज होने की आशंका है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए भयावह हमले के पीछे भी इस्लामिक स्टेट का ही हाथ था। तालिबान राज के बाद अफगानिस्तान के आवाम के हालात बदतर हो गए हैं। दुनिया के कई देश उसकी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान के साथ डील नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में इंटरनेशनल अधिकारी एक बेहद अजीबोगरीब प्लान की तैयारी कर रहे हैं। वे हेलीकॉप्टर से नकदी उड़ाकर गरीब अफगानियों की मदद पर विचार कर रहे हैं। अफगानिस्तान में पैदा हुए भुखमरी के हालात के बीच संयुक्त राष्ट्र आगे आया है। वो विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत अफगानिस्तान को गेहूं दान करने के लिए भारत के साथ चर्चा कर रहा है। तालिबान राज से पहले पिछले साल भारत ने अफगान नागरिकों की सहायता के रूप में 75,000 मीट्रिक टन गेहूं दान किया था। तालिबान के कब्जे के बाद आम लोगों की जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सबसे बुरा हाल उन सरकारी अफसरों और कर्मचारियों का है जो देश की अशरफ गनी हुकूमत के वफादार थे। तालिबानी लड़ाके घर घर जाकर सरकारी अधिकारियों और अफगान सैनिकों को पकड़ रहे हैं और उनकी हत्या तक कर दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद दुनिया भर के संगठनों के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से जानकारी मांगी है कि अगस्त में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय निकायों में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे रूस ने इशारों में चेतावनी भी दे डाली है। रूस ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान से तजाकिस्तान में घुसपैठ हुई तो वो हर कीमत पर रक्षा करेगा। कुछ दिन पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि ताजिक आतंकी समूह ताजिकिस्तान में घुसपैठ करने की फिराक में है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान को एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रेजिस्टेंस फ्रंट ने कमर कस ली है। रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता अली मासम ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया है कि जल्द ही फ्रंट का विस्तार पूरे अफगानिस्तान में कर दिया जाएगा। और अब बात करते हैं T20 लीग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। आइए देखते हैं टॉप 9 T20 लीग। T20 2021 में प्लेऑफ में पहुंचने वाली 4 टीमें तय हो गई हैं। पॉइंट टेबल में 20 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स पहले नंबर पर और चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 18-18 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम है।
कल अपने आखिरी लीग मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 42 रनों से हरा दिया। टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 235 रन बनाए। मुंबई की टीम की ओर से ईशान किशन ने 84 और सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 82 रनों की पारी खेली। मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हैदराबाद को 70 रनों पर आउट करने की जरूरत थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 193 रन बनाए। कप्तान मनीष पांडे ने नाबाद 69 रनों की पारी खेली, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। T20 के अंतिम लीग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 164 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु ने 3 विकेट पर 166 रन बनाकर ये मैच अपने नाम कर लिया। श्रीकर भरत ने आरसीबी के लिए शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने। भरत ने 52 गेंदों पर 78 रनों की नाबाद पारी खेली। उनके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने भी 33 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए। दिल्ली और बेंगलुरु के बीच अंतिम ओवर में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। बेंगलुरु को आवेश खान की 6 गेंदों में 15 रन चाहिए थे और क्रीज पर मौजूद मैक्सवेल और भरत की जोड़ी ने ये कारनामा कर दिखाया। आखिरी गेंद पर बेंगलुरु को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और भरत ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। अब पहला क्वालिफायर 10 अक्टूबर को दुबई में होगा, जिसमें पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाली दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होगी। इसके बाद 11 अक्टूबर को एलिमिनेटर मुकाबला है, जिसमें तीसरे नंबर पर रहने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चौथे नंबर पर रहने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दूसरा क्वालिफायर मुकाबला 13 अक्टूबर को शारजाह में खेला जाएगा। इसमें पहले क्वालिफायर में हारी टीम और एलिमिनेटर की विजेता के बीच में मुकाबला होगा। जो टीम विजेता होगी उसे फाइनल का टिकट मिलेगा। T20 लीग का फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को दुबई में होगा, जिसमें 10 अक्टूबर को खेले गए पहले क्वालिफायर की विजेता और 13 अक्टूबर के खेले गए दूसरे क्वालिफायर की विजेता टीम आमने सामने होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।